Assalamualaikum student. This is your teacher Mohammed Hassan and you are watching physics के concept with Mohammed Hassan YouTube channel. आई होप बेटा कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने सामान में रखे, क्योंकि ये जो अगेन जो नेक्स्ट आउटब्रेक जो है दोबारा से कोविड-19 की, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये लॉ जो है हमारे पास, वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओहम था 1826 के अंदर। सो बेसिकली ही मेड अ रिलेशन और इन्वेस्टिगेशन बिटवीन द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि एक कंडक्टर लिया, कोई भी मेटलिक वायर ली, और उसके अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल अप्लाइड किया किसी बैटरी के ज़रिए, और उसमें पोटेंशियल अप्लाइड होने से जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है उसके रिलेशन को जो है वो हमारे पास ओहम्स ने जो है स्टडी किया। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा जाएँ, ये स्टेटमेंट से पहले हम अगर इसकी बात करें साइंटिस्ट की, तो दिस लॉ was presented by German physicist इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम इन 1826 1826 में इन्होंने जो है ये रिलेशन जो था हमारे पास वोल्टेज का और वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसका जो है रिलेशन इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। अब अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, तो क्या है कि आपके पास एक वायर है, लेट्स सपोज हमारे पास एक वायर देखें, अगर आप इसको लेट्स सपोज ये हमारे पास एक थिन वायर है, और हमने क्या किया है इसके एंड्स पे जो है वो एक बैटरी अटैच कर दी है, ठीक है, यानी कि इसे पोटेंशियल दिया है। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी हमारे पास वो क्या होगी, इस तरीके से होगी है, ठीक है बेटा। और इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो है हमारे पास ए और बी पे हमने क्या किया है, वी हैव अप्लाइड एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस। सो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, दी पोटेंशियल अप्लाइड across the end of a conductor, कंडक्टर का आपको पता है कि एनीथिंग विच अ मटेरियल विच अलाउ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, वाफिर मिकदार में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे सर्व्स एज अ charge carrier concentration, so they conduct electricity when potential is applied across the ends of a conductor. So the potential applied across the end of a conductor is directly proportional to the current flowing through the circuit, through the wire कह लें या कंडक्टर, वट एवर यू वॉन्ट टू से, थ्रू द कंडक्टर कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं मैथमेटिकली इस लॉ की। तो जैसा कि आपको बताया है कि पोटेंशियल वोल्टेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके। एंड और यहाँ पे अगर एक पॉइंट और ऐड करना चाहें, बाय कीपिंग द फिजिकल स्टेट कांस्टेंट। फिजिकल स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर हमें कांस्टेंट करना होता है। तो V इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू RI। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ओहम्स लॉ, वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस। R क्या है हमारे पास,
रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को भी अभी हम ज़रा डिफाइन करेंगे। अगर यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकालनी हो तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। करंट वहाँ जाके डिवाइड करेगा, या अगर आप यहाँ से करंट की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो आर वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। से ये हमने डिफरेंट इक्वेशंस बना ली हैं थ्रू ओहम्स लॉ। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, और हम इसका जो है वो ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले ग्राफ की अगर हम बात कर लें, ओहम्स लॉ की, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है इसका। तो वाई एक्सिस में हमारे पास क्या होगा, करंट होगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस में हमारे पास वोल्टेज है। तो चूँकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, तो यहाँ पे अगर आप 1 एम्पेयर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मार्किंग कर दूँ, या ये ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सिमिलरली ये डिवीजन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसकी 2, 3 एंड 4। लेट्स सपोज 1 वोल्ट आपने अप्लाई किया है, एक्स एक्सिस में जो है आपके पास वोल्टेज है और वाई एक्सिस में करंट है, और करंट को एम्पेयर में लिया जाता है और वोल्टेज को वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। तो 1 एम्पेयर के ऊपर हमारे पास 1 एम्पेयर करंट, 1 वोल्ट पे हमने जब दिया तो कंडक्टर को, तो उसमें जो करंट फ्लो करने लगा 1 एम्पेयर का था। आपने इंक्रीज़ किया 2 एम्पेयर पे, तो 2 वोल्ट जब आपने दिया तो करंट 2 एम्पेयर हो गया। ठीक है बेटा। इसी तरीके से 3 एम्पेयर दिया तो 3 वोल्ट दिया तो 3 एम्पेयर, और 4 एम्पेयर वोल्ट दिया तो 4 एम्पेयर। अब सारे इन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ लूँ यहाँ से, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, a straight line. It means that the graph between current versus voltage of Ohm's law is a straight line. Okay बच्चों, तो ग्राफ भी हो गया है हमारे पास। Now we are going to discuss that what is resistance. देखिए नाम से ही, वर्ड से पता लग रहा है रेजिस्ट कर रहा है। अब रेजिस्टेंस में क्या होता है, देखें जी, दी hurdles, the reluctance in the way of a charge, or the opposition offered by a conductor in the way of electric charge is known as resistance. The opposition flow the opposition in the flow of electric current is called resistance. ठीक है बच्चों। एस आई यूनिट जो है वो ऑनरी तौर पे, चूँकि ये रिलेशन जो है ओम्स लॉ ने फाइंड किया था, तो एस आई यूनिट जो है रेजिस्टेंस का वो क्या है हमारे पास, ओहम। सो दी एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओहम्स। अब बात हमने ये करनी है कि रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है। जैसा कि आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया। अब हम बात करेंगे कि 1 ओहम का रेजिस्टेंस कब होता है आपके पास, यानी कि 1 ओहम का रेजिस्टेंस कितना है। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि व्हेन पोटेंशियल difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor, and current of 1 ampere is flown flowing through it, then we can say that the quantity of the magnitude of the resistance is 1 ohm. So you can also take the help from this relation, R is equal to V over I, यानी कि वोल्टेज अगर 1 वोल्ट का अगर अप्लाई किया हो अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर, और उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा हो 1 एम्पेयर का, तो हम कह सकते हैं
कि जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो कितनी है, वो हमारे पास 1 ओहम की है। अब हम बात करते हैं, इसका थोड़ा सा स्पेस जनरेट करें, ठीक है जी। नाउ द कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट आर द कॉजेज दैट रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूसेस। तो कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस में हम देखें होता क्या है बेसिकली। जब हम पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल हैं दे विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो उससे क्या होता है, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेट एनर्जी एंड दे गेट एक्सेलरेटेड, एंड व्हाट हैपेंस, दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कंडक्टर की, और इसमें कंडक्टर का होना और प्लस उसका साइज़, उसका शेप, ये उस पर डिपेंड करता है। तो कॉजेज़ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होती है, कि जब हमारे पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। उससे क्या होता है, हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेट accelerated and they start colliding with the atoms of the free atom conductors, और अपनी एनर्जी को वो लूज़ करना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स हाउ एंड रेजिस्टेंस इज़ प्रोड्यूस। तो इस तरह से जो है हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि करंट जो है इट इज़ ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अच्छा, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास जो है रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। तो वी कैन राइट एज फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो पहला अगर हम फैक्टर है जिसकी बात करें तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि अगर जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ज़्यादा जो है हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स with the atoms of the conductor will increase. Second factor is resistance is inversely proportional to the area, means if the cross sectional area of the wire from which the current is flowing is greater then the resistance will be decreased, क्योंकि उसमें हमारे पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो एरिया ज़्यादा है तो उससे एटम्स भी ज़्यादा तो होंगे, लेकिन ये है कि हमारे पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पास कर जाएंगे। तो जितना ज़्यादा थिकनेस होगी हमारे पास, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया होगा, रेजिस्टेंस उतना डिक्रीज़ होगा, कम होगा। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. So by combining both of these equation what we get, R is proportional to L times the 1 over A, और R is proportional to L over A। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ रो। और रो क्या है हमारे पास, ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। ये हमारे पास रो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस की हमने फार्मूला निकाल लिया है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड करना, तो ये अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें हम यहाँ पे, ठीक है, तो R मल्टीप्लाई बाई A एंड रो टाइम्स दी L। तो रो कैलकुलेट करनी है तो RA ओवर L। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और अगर इसका यूनिट देखें रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट है मीटर, तो 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो SI यूनिट, दी SI यूनिट ऑफ रो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओहम इंटू मीटर, यानी कि ओहम मीटर